नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट आज होगा पेश। सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कई रिफॉर्म्स से बंगाल की किस्मत बदलने की है उम्मीद। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज। सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख होंगे शामिल। आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, एआई समेत सुरक्षा चुनौतियों पर होगी अहम चर्चा। पंजाब सरकार के महिलाओं के लिए 1,000 रुपए वाले ऐलान पर सियासी घमासान। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी साधा निशाना। मान सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अमेरिका और ईरान 60 दिन के अंदर युद्ध खत्म करने के अंतिम समझौते के रोड मैप पर हुए सहमत। सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए लेबनान के साथ डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी बनी सहमति। और फीफा विश्व कप में बेल्जियम, ईरान और उरुग्वे कैप वर्डे के बीच मुकाबला ड्रॉ। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से दी मात। तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। जी हां, पंजाब की राजनीति में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 1 जुलाई से महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए प्रति माह भेजने के ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर वादे खिलाफी का आरोप लगाते हुए महिलाओं को पूरे 51,000 रुपए देने की मांग की है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि सरकार महिलाओं को केवल 3,000 रुपए देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। वडिंग ने दावा किया है कि चुनावी वादे के अनुसार पिछले 51 महीनों का बकाया जोड़कर हर पात्र महिला को 51,000 रुपए मिलने चाहिए। राजा वडिंग ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में विज्ञापनों और प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन महिलाओं से किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की महिलाएं बहानों की नहीं, जवाबदेही की हकदार है। विपक्ष ने मान सरकार को घेरा है कि महिलाएं बहानों की नहीं, जवाबदेही की हकदार है। अब देखना यह होगा कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना को लेकर पंजाब की राजनीति में छिड़ी ये बहस जो है आखिर क्या मोड़ लेती हुई नजर आती है। फिलहाल महिलाओं को मिलने वाली राशि और चुनावी वादों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस ने महिलाओं को पूरे 51,000 रुपए देने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब की राजनीति में सियासी घमासान मच गया है। गुरमीत सिंह संवाददाता हमारे साथ जालंधर से जुड़ रहे हैं। गुरमीत, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है पंजाब की राजनीति में। जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ और अब देखिए विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए शैला, इस पूरे मामले को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनसे कई बार इस तरह के सवाल किए जाते रहे कि महिलाओं को जो है वो पैसे कब मिलेंगे, महिलाओं के लिए जो ऐलान सरकार की ओर से किया गया था उस ऐलान का जो है वो क्या होने जा रहा है। तो उसके भविष्य को लेकर उसको लेकर जो है लगातार सवाल किए जाते रहे। मगर फिलहाल जो है जो लेटेस्ट हमारे पास आ रहा है वो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब में दरअसल कल को ये ऐलान किया था कि 1 जुलाई से महिलाओं को पैसे मिलेंगे और वो 1,000 रुपए मिलेंगे और जो दलित महिलाएं होंगी उनको 1,500 रुपए, और ये 3 महीने की राशि जो है वो एक मुश्त जो है महिलाओं के खाते में आएगी। अब इसके बाद जो है वो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने थे, तो इसमें सबसे पहले जो है कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है और उसमें अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने सीधे तौर पर, वो पहले भी इस तरह की मांग करते रहे हैं कि जब साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय दावा किया गया था कि सरकार बनते ही महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। अब ये जो 1,000 रुपए हैं इस पर जो सियासी गेम खेली जा रही है, ऐसा ना किया जाए बल्कि 1,000 रुपए 51 महीने का एरियर के साथ दिए जाएं।
तो अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार इस पर चुप है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की जो नेता हैं हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल, इसके साथ ही बीजेपी लगातार भगवंत मान सरकार को इस पूरे मामले पर घेरते रहे हैं। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा जो है वो इशू जो है, वो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, वो ये है कि यदि 3,000 रुपए दिए जाते हैं तो उसमें सीधे तौर पर यह चीज निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि 5 महीने या 6 महीने या 7 महीने पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इतना समय हो गया है कि 4.5 साल सरकार 4 साल क्या कर रही थी कि 4 साल तक इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, क्योंकि हर बार जब बजट आता था, हर बार के बजट में यही सवाल जो है वित्त मंत्री से पूछा जाता था, यही सवाल सरकार से पूछा जाता है। वो कहते थे कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, मगर ठीक चुनाव से पहले इसका ऐलान करना, इसको लेकर जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़ा पॉजिटिवली नहीं। बिल्कुल, और गुरमीत, जनता को भी देखिए ये चीजें समझ में आती हैं कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हुए राजनीतिक नेता आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो वादे खोखले नजर आते हैं। अब अगला चुनाव आ रहा है तो उन्हीं वादों को कहीं ना कहीं फिर से अमली जामा पहनाने की कोशिश के तौर पर दिखाने के लिए कि भाई हमने तो ये कर दिया। तो अगर आप उस वादे पर खरे हैं तो फिर जब से आपकी सरकार बनी है तब से ही देना चाहिए। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है शैला कि जब से, क्योंकि ये जो वादा था, 2-3 फ्रंट तो ऐसे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे तरह से घिर चुकी है। आम आदमी पार्टी की नेता है, वो इस समय विधायक भी हैं, अनमोल गगनमान। जब आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब का चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय अनमोल गगनमान ने कैटेगोरिकली मीडिया के सामने कहा था कि सभी फसलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एमएसपी दिया जाएगा। अब आप सरकार बना दीजिए, 5 मिनट के अंदर हम यूं जो है एमएसपी दे देंगे। अब सरकार बने हो गए 3 साल, मीडिया बार बार सवाल करता रहा, उसके बाद मीम भी बने, रील्स भी बनी और उस पर वो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फाइनली ये हुआ कि साल 2024 में अपनी ओवर स्टेटमेंट और मीडिया में ज्यादा आउटस्पोकन होने के लिए ये अनमोल गगनमान, जो कि सरकारी मंत्री थी, उन्हें ड्रॉप किया गया कैबिनेट से, कि उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर स्टेटमेंट दे दी। 2025 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी देने का ऐलान कर दिया, बाद में किसी तरह से मनाकर अनमोल गगनमान को वापस लाया गया। तो एमएसपी के मामले पर, यानी कि कृषि के मामले पर, सरकार जो है अभी तक बिल्कुल घिरती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान 2022 में किया था। दूसरा है महिलाओं का, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। महिलाओं के लिए ये कहा गया था कि जब सरकार बनेगी उसके बाद महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अब जब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सवाल किए तो उन्होंने कहा, देखिए हमने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद पैसे दिए जाएंगे, मगर तारीख नहीं बताई थी वो किस डेट से दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और 5 साल के कार्यकाल में हम कभी भी ये पैसा दे सकते हैं। अब देखिए, स्थिति ऐसी है कि जो पंजाब है, अगर आप आर्थिक तौर पर देखें तो पंजाब का लगभग जो इस बार बजट पेश हुआ है, तो उसमें जो वित्तीय घाटा है या कर्जा आप देखिए तो तकरीबन 4,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ी राशि और लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लाख करोड़ से सीधा 4,48,000 करोड़ रुपए कर्जा होना, तो ये एक बड़ा जो है एक स्टेट की इकोनॉमी के लिए सेटबैक भी माना जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और इसके साथ ही आप एम्प्लॉयमेंट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े वादे किए थे कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, और अभी भी आज की डेट में भी बहुत ज्यादा इसको लेकर इश्तिहारबाजी हो रही है। तकरीबन 67,000 नौकरियां देने का दावा जो है पंजाब सरकार कर भी रही है, मगर इसके साथ ही आपको बताएं कि जो ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है वो ये है कि पंजाब में किसी भी पासपोर्ट दफ्तर के बाहर आप चले जाएं, सुबह 8 बजे आपको तकरीबन 300-400 लोग पास के लिए जाना जाता है। और बड़े स्तर पर जो युवा है, जो 10वीं कर चुका है, 12वीं कर चुका है, वो पंजाब छोड़कर बाहर जाना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या पिछले 5 साल में बेरोजगारी के फ्रंट पर, या पिछले 5 साल में महिलाओं को ये जो पैसे दिए जाने, या फिर कृषि के फ्रंट पर आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है, ये तो खैर लोग बताएंगे, मगर इसमें जो है फिलहाल जो पॉलिटिकल तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अभी स्टेटमेंट दिया महिलाओं को लेकर, और इसके साथ ही इससे पहले जो है लगातार शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी घेरते रहे। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेसी नेता है, वो कहते रहे हैं कि जो पार्टी है
वो किसी भी तरह से सत्ता में बना रहना चाहती है और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, प्रचार का इस्तेमाल करती है, मगर ग्राउंड लेवल पर जो है वो कोई भी काम नजर नहीं आता है। इसके साथ ही शिक्षा क्रांति, एक और जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। शिक्षा क्रांति को लेकर पंजाब सरकार ने कई तरह के दावे किए और अब से तकरीबन 1 महीने पहले ही पंजाब के अमृतसर में एक 17 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने का कारण था सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की फीस वो अपने स्कूल की नहीं दे पा रही थी। और जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही मनीष सिसोदिया अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं कि पंजाब में शिक्षा क्रांति आ गई है। तो और पंजाब में इतना जो है विकास जो है शिक्षा के नाम पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, उनको धता बताकर कहीं ना कहीं जो इस तरह की एडवर्स सिचुएशन है उनको धता बताकर सोशल मीडिया पर एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश जो है हमेशा जो है आम आदमी पार्टी के नेता करते रहते हैं। मगर चुनाव से ठीक पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और पिछले काफी समय में बिजली को लेकर चर्चा होती रही है, क्योंकि बिजली जीरो बिल करने का दावा जो है पंजाब सरकार करती रही है। मगर इसके साथ ही बिजली के लंबे लंबे कट पंजाब के कई बड़े शहरों में 4 घंटे 8 घंटे का कट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये कट क्यों लग रहे हैं, किस लिए लग रहे हैं, इसके लिए पंजाब सरकार ने बिल्कुल। और गुरमीत, अगर इस सब को आप जनता के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो जनता तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि जनता के जो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आप जीत कर सरकार में आते हैं उन्हें धता बताकर सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बिल्डअप करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में जनता के अगर आप नजरिए से देखें तो जनता तो ठगी हुई महसूस करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बिजली का एक बिल्कुल सीधा सता हुआ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पर कई लोग हमें मिले ग्राउंड लेवल पर। बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो है PSPCL। वहां पर यदि आपकी कोई समस्या है आप ऑनलाइन जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसकी समस्या का निस्तारण होगा। मगर आप ये हिसाब लगाइए कि एक व्यक्ति 6 बार 8 बार उस समस्या को कंप्लेंट को लिख रहा है और जब कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है उसके 20 मिनट में उसका निस्तारण भी हो रहा है कि कंप्लेंट हैज बीन रिजॉल्व। मगर ऑन ग्राउंड जो है ना तो कोई कर्मचारी आया, ऑनलाइन जो है कंप्लेंट्स ठीक की जा रही हैं ताकि अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। और वो लोग धक्के खा रहे हैं दफ्तरों के जाकर कि किसी भी तरह से हमारी समस्या का हल करें। और हमें कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उनसे जो है दलालों के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सिर्फ एक दफ्तर की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ ही जो पंजाब का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर कई तरह के सवाल इन दिनों में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अब से कुछ समय पहले बाढ़ आई थी और जो इंटरनल सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं, वो तो अलग नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है, मगर इसके साथ जो लोकल रोड्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आप किसी भी शहर के बड़े से बड़े इलाके में चले जाएं आपको गड्ढों से भरी सड़कें मिल जाएंगी, आप गड्ढों चलेंगे। ये हाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चुका है कई जगहों पर। तो इसको लेकर जो है लोगों में नाराजगी है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर नाराजगी, और सबसे बड़ी नाराजगी जो पंजाब के बढ़ते कर्जे को लेकर है, जिसको लेकर सियासी पार्टियां लगातार घेर भी रही हैं और चुनाव में माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसके साथ ही एक लास्ट चीज मैं जी गुरमीत आप बने रहिए हमारे साथ। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है और इसे पंजाब के लिए अभिशाप बताया है। राज्य की जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव में इसे सत्ता से बाहर करने का आग्रह भी करते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नबीन। आप सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब को एटीएम समझने वालों का हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा, ये कहना है नितिन नवीन का। जी हां, आप सरकार ने युवाओं के सपने को तोड़ा है, ये कहा है नितिन नवीन ने। आपने राज्य की संस्कृति को समाप्त किया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशे का अड्डा बनाया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा दें क्या कुछ कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब को नशे का अड्डा बना दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री के दिल में पंजाब का जो स्थान है वो विशेष है और हमें पंजाब को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। पंजाब का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। उन्होंने कहा है पंजाब का विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब के लिए अभिशाप है।
और गुरमीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गुरमीत, आपने देखा क्या क्या कुछ कहना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसे कहीं ना कहीं एक तरह से अभिशाप पंजाब के लिए बता रहे हैं। वहां के जो युवा हैं उनको जो है दिशा कहीं ना कहीं उनकी दिशा जो है भ्रष्ट करने वाली सरकार बता रहे हैं। बिल्कुल। कल जो है शैला, वो जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके द्वारा लुधियाना में जो है एक रैली की गई, जिसमें कि खासतौर पर भाजपा के कार्यकर्ता थे और बड़े स्तर पर जो है वहां पर लोग पहुंचे इस रैली को सुनने के लिए। इसमें जो पंजाब के करके कृषि की बात की गई, किसानी की जो समस्या है पंजाब में, जो एमएसपी का एक बड़ा वादा किया गया था कि हर फसल पर एमएसपी मिलेगी और आज पंजाब किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके बारे में बात की गई। पंजाब की आर्थिकता के बारे में बात की गई कि पंजाब की जो आर्थिकता है वो लगातार गिरती जा रही है। पंजाब में बेरोजगारी की समस्या के बारे में बात की गई, कानून व्यवस्था के बारे में बात की गई कि रोज हर 15-20 दिन में जो है एक बड़ा न्यूज लेकिन मर्डर जो है पंजाब में हो रहा है। तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि चौपट ही हो गई है। आम आदमी का क्या होगा जब पुलिस वाले खुद मारे जा रहे हैं सड़कों पर। इसके साथ ही जो पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए और भी जो उन्होंने इश्यूज, जो कोर इश्यूज, देखिए जो लुधियाना है, लुधियाना पंजाब की एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। इसके साथ ही पंजाब में लुधियाना में जो है वो प्रवासी जो है बड़े स्तर पर रहते हैं, जो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर नितिन नवीन ने कहा कि जो बिहार के लोग पहले पंजाब में आया करते थे, ये बिल्कुल कल्चर पिछले 50-100 साल से जो है हम देखते आ रहे हैं। बिहार के लोग बड़े स्तर पर पंजाब में आया करते थे जब कटाई का सीजन होता था या फिर इंडस्ट्री जो बड़े स्तर पर जो है वहां पर वर्कर काम करते थे। मगर अभी जो वर्तमान में हालात हैं, आप ये लगाइए जिस समय पंजाब में कटाई का सीजन होता है वहां पर किसान जो है रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, किसी भी तरह से कोई बिहार का व्यक्ति उतरे और उसे हम जबरदस्ती अपने खेतों में हाथ पैर जोड़कर लेकर जाएं। तो ये सिचुएशन है, आप लगा लीजिए। तो इससे सीधे तौर पर ये नजर आता है कि पंजाब में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। तभी जो बिहार जिसे अल्प विकसित कहा जाता था, वहां का व्यक्ति आज पंजाब में उस लेवल पर नहीं आ रहा है प्रवास करके जिस लेवल पर पहले आया करता था, क्योंकि पहले बड़े स्तर पर लोग आया करते थे। इसके साथ ही जो केंद्र है उसने 4 लाख करोड़ रुपए पंजाब को दिया है। ऐसी बात जो है नितिन नवीन की रैली में कही गई और इसमें कहा कि जो ग्राउंड लेवल पर है वो विकास जो है नजर नहीं आ रहा है। पैसा तो केंद्र की ओर से भेज दिया गया है। इसके साथ ही जो कई फ्रंट है, कई डायमेंशंस है जो पंजाब की पॉलिटिक्स की, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि धर्म और राजनीति दोनों का महत्व है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है जब नितिन नवीन ने पंजाब का दौरा किया, जो सबसे पहला दिन था उनका शनिवार का, उस दिन वो सबसे पहले हरमंदिर साहब में नतमस्तक हुए। इसके बाद दुर्गाना मंदिर, राम तीर्थ, वाल्मीकि मंदिर, यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो पंजाब है उसमें हम आपसी सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसके साथ ही जो पंजाब में इकोनॉमिस्ट है, और खास तौर पर यदि आज की मैं बात करूं तो कृषि अर्थशास्त्री जो पद्मश्री हैं सरदारा सिंह जौहल, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। और पंजाब के जो इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं, चाहे वो पंजाब की इकोनॉमी से लेकर जुड़ा हो या फिर कृषि से लेकर जुड़ा हो, बेरोजगारी से, वो हर पहलू पर जो है यहाँ पर बात की गई। और खास तौर पर फोकस ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब और पंजाबी जो है उसको किस तरह से फायदा, जो पूर्व सांसद हैं, जो वर्तमान में एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, या फिर जो पार्टी के ऑफिस बियरर्स हैं, उनके साथ मुलाकात की गई। और खास तौर पर युवा संवाद जो है वो इस समय चल रहा है, वो लुधियाना में नितिन नवीन कर रहे हैं। और युवा संवाद में भी खासतौर पर जो पंजाब का नौजवान है वो इस समय क्या चाह रहा है। देखिए पंजाब में इस समय हालात ये हैं कि कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं, और यदि इसको 2022 से कंपेयर किया जाए तो 2022 में आम आदमी पार्टी एक बहुत ही एग्रेसिव स्तर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही थी, और माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कैंपेन से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मगर पंजाब में मैं आपको बताऊं, एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जो ग्राउंड लेवल पर ये कह दे या ये दावा कर दे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन पर रन होती है, और वो जो परसेप्शन है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं था उस समय। मगर फिर भी अंडर करंट के चलते, सोशल मीडिया के प्रचार के चलते आम आदमी पार्टी सरकार बनी। मगर इस समय जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है उसमें जो है कांग्रेस जो है पंजाब में रूल कर चुकी है कई बार। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का जी गुरमीत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबर होगी पश्चिम बंगाल की।
हमें पता है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है। सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज और अब बात करेंगे बंगाल की। जहां पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है और राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस पहले बजट से कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार रोजगार सृजन, नए निवेश को आकर्षित करने और नई औद्योगिक नीति लागू करने पर विशेष ध्यान दे सकती है। इस बजट को राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। तो बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट आज पेश होना है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट पेश होना है और बजट से राज्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट माना जा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे प्रगति से बेहद प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देते हुए उम्मीद जताई है कि बंगाल अब सुशासन, विकास और नई आशाओं की राजनीति की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल द्वारा आयुष्मान भारत योजना को अपनाते हुए देखकर बेहद प्रसन्नता हुई है, जिससे करोड़ों परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का सीमा बाड़बंदी और सुरक्षा के लिए भूमि उपलब्धता में तेजी लाने का निर्णय भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ और मां आहार योजना के विस्तार से संबंधित कदमों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने पत्र में बताया कि जल जीवन मिशन और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं समेत पूर्व से लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रेलवे के विकास के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव तरीके से सहयोग देती रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर विकास की प्रतिबद्धता जताई है। सुशासन और विकास की ओर राज्य और आगे बढ़ेगा, इसकी बात कही है। तो पश्चिम बंगाल में रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो बजट में राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए कई एक मुद्दों पर फोकस की उम्मीद है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार किस तरह से मिलने वाली है। अब आईटी टेक हब पर फोकस रहने वाला है। कई बड़ी बातें इसमें नजर आती हैं। इंफ्रा पर जोर रहने वाला है और कहीं ना कहीं किसानों की आय दोगुनी और तीन गुनी होती हुई नजर आएगी। किसानों की आय बढ़ेगी, इंडस्ट्रियों को मंजूरी मिलेगी और छोटे व्यापारियों को लोन मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे उनकी आमदनी में और ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो कई बड़ी बातें हैं। बंगाल में जिस तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है
उसकी दिशा में। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार राज्य की प्रगति के लिए बड़े बड़े ऐलान कर सकती है। बजट के जरिए राज्य में विकास को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद आने वाले इस बजट में राज्य में 6 बड़े रिफॉर्म्स पर फोकस हो सकता है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ये बड़े रिफॉर्म्स है। विकास में राजनीतिक खींचतान अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार से रोड़ा बनती रही। 2022 में टीएमसी सरकार ने प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की, ममता सरकार ने सीमित रखा आईटी सेक्टर, तो कई बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। लेकिन अब बदलाव है और बंगाल में जो है शुभेंदु सरकार है तो रिफॉर्म एक्सप्रेस दौड़ रही है। आईटी टेक हब पर फोकस है, तमाम नए रिफॉर्म बड़े ऐलान हो सकते हैं, इंफ्रा पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही साथ इस बंगाल रिफॉर्म एक्सप्रेस में आपको किसानों की आय में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। उद्योग आपको यहां पर लगते हुए नजर आएंगे, इंडस्ट्री को मंजूरी मिल रही है। बड़े रिफॉर्म्स पर फोकस हो सकता है। छोटे व्यापारियों को लोन मिलना अब आसान होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो बड़े प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से अब रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी ये देखने को मिलेगा। किस प्रकार से आईटी टेक हब बनता हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया जा सकता है। किस प्रकार से किसानों के लिए काम किए जाए ताकि उनकी आय जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आए। तो ममता सरकार ने सीमित रखा आईटी सेक्टर, आईटी टेक हब पर अब फोकस होगा क्योंकि अब शुभेंदु सरकार है। अब टियर 2, टियर 3 शहरों को टेक हब बनाने की पूरी कोशिश है। साथ साथ डेटा सेंटर, एआई रिसर्च लैब्स, बीपीओ इंडस्ट्री को टैक्स में छूट मिलती हुई नजर आएगी। टैक्स में छूट से निवेश बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। जिस प्रकार से टैक्स में छूट होगी उससे कहीं ना कहीं निवेश जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा। युवाओं को नौकरियां मिलेंगे, युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, पलायन रुकता हुआ नजर आएगा। ममता सरकार ने सीमित रखा आईटी सेक्टर, तो इंफ्रा पर भी जोर जो है होता हुआ नजर आएगा। जी हां, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंगाल में अब काम करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। पॉलिसी को बदलने के साथ इंफ्रा पर फोकस बढ़ाने की जरूरत पर जो है जोर देखने को मिल सकता है। सड़कों, रेलवे और इंडस्ट्रियल पार्क का जाल जो है बिछता हुआ अब आपको यहां पर नजर आएगा। कई बड़ी कंपनियां बंगाल में काम करने के लिए तैयार हैं और अब सरकार भी उनको मंजूरी देते हुए नजर आएगी। पॉलिसी को बदलने के लिए इंफ्रा पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। जी हां, अब किस तरह से किसानों के लिए कुछ और बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा ये भी समझेंगे। बढ़ेगी किस प्रकार से किसानों की आय। एग्रो प्रोसेसिंग रिवॉल्यूशन से ये आय बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। किस प्रकार से एग्रो प्रोसेसिंग रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी है शुभेंदु सरकार की, ये भी आपको बताएंगे। पुरानी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कोई किसी तरह से विस्तार नहीं किया। पहले हर साल टन के हिसाब से फसल बर्बाद हुई। सूबे के हर जिले में अब मेगा फूड पार्क बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है कि मेगा फूड पार्क बनेगा उससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आलू किसान सीधे चिप्स या फिर जूस बनाने वाली कंपनी से जुड़ सकेगा, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की आय में कई गुना का इजाफा देखने को मिलेगा। किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी और जिस देश के गांव मजबूत होते हैं वो देश विकास की गति उसमें देखने वाली होती है। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए ये कैसे फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा। तो 2006 में टाटा नैनो को बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ था। ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट को रोकने की भरपूर कोशिश की। 2008 में रतन टाटा ने बंगाल से नैनो प्रोजेक्ट हटाने का ऐलान किया। तो बंगाल में इंडस्ट्री को बुलाने के लिए काम करने की जरूरत पर अब जोर दिया जा रहा है। ऐसी संभावना है, ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो है अब इंडस्ट्रीज यहां पर जो है लगती हुई नजर आएंगी और इंडस्ट्रीज आएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। और छोटे व्यापारियों को किस प्रकार से लोन मिलता हुआ
मिलने की संभावना नजर आती है अब शुभेंदु सरकार में। तो पीएसयू बैंक लोन देने से हम जानते हैं कि पहले कतराते थे क्योंकि पैसा फंसने का कहीं ना कहीं डर होता था। लोन में तमाम परेशानियां होती थी, एमएसएमई सेक्टर्स जो थे उनको लोन नहीं मिल पाता था, क्रेडिट सपोर्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब पूरी संभावना है कि अब जो है छोटे व्यापारियों को लोन मिलना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों की आय बढ़ती हुई नजर आएगी। एक तरह से सशक्तिकरण जो है छोटे व्यापारियों का होता हुआ नजर आएगा। तो अब जो है बड़े बदलाव आने की संभावना है। शुभेंदु सरकार में पूरी उम्मीद है कि ये तमाम जो बड़े बदलाव हैं ये आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब कोलकाता के बड़े और प्रशासनिक और ऐतिहासिक फैसले की बात कर लेते हैं। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में स्थित सुरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर अब गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया है। जी हां, कोलकाता नगर निगम द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। ये नामकरण स्वतंत्रता काल के चर्चित व्यक्तित्व गोपाल मुखोपाध्याय, जिन्हें लोकप्रिय रूप से गोपाल पांठा के नाम से जाना जाता है, उनकी स्मृति में किया गया है। कहा जाता है कि 1946 के कोलकाता दंगों के दौरान उन्होंने स्थानीय समुदाय की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो दूसरी ओर इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सुरावर्दी एवेन्यू का नाम हुसैन शहीद सुरावर्दी से नहीं बल्कि कोलकाता के विश्वविद्यालय से जुड़े ब्रिटिश काल के कुलपति और चिकित्सक डॉक्टर हासान सुरावर्दी से संबंधित था। वहीं ऐतिहासिक संदर्भों में यह भी उल्लेख मिलता है कि स्वतंत्रता सेनानी बीना दास से जुड़ी एक घटना के दौरान उनका नाम भी चर्चा में रहा था। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। विभिन्न पक्ष से इतिहास की पुनर्व्याख्या और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ एक लोग इसे विवादास्पद निर्णय मान रहे हैं। मामले को लेकर बहस जारी है और अलग अलग दावे भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो सुरावर्दी का नाम अब बदल गया है और बदल कर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून तक मंगोलिया और कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज और कल मंगोलिया का दौरा करेंगे और इस दौरान वे मंगोलिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री वी बत्सेत्सेग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 24 और 25 जून को कोरिया गणराज्य का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर 25 जून को जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में भी मुख्य भाषण देंगे। तो विदेश दौरे पर विदेश मंत्री मंगोलिया और कोरिया गणराज्य का दौरा करते हुए नजर आएंगे। मंगोलिया के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करने का उनका ये पूरा कार्यक्रम है। तो 25 जून तक विदेशी यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने वाली बैठकों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रेड का नई दिल्ली में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई बैठकें निर्धारित हैं। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आखिर क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 1962 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के तहत स्थापित एजेंसी है। यूएसटीआर कैबिनेट स्तर का राजदूत पद है। डब्ल्यूटीओ में काम करता यूएस का प्रतिनिधित्व करता है। जो यूएसटीआर कैबिनेट स्तर का राजदूत पद है और ये डब्ल्यूटीओ में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है। एजेंसी का काम यूएस व्यापार नीति को लागू करना है और द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौते तैयार करती है यूएसटीआर। वैश्विक व्यापार विवादों में मध्यस्थता करती है यूएसटीआर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उल्लंघन देशों की वॉच लिस्ट बनाना इसका काम है। स्पेशल 301 रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी करती है। अमेरिकी आर्थिक हितों की सुरक्षा भी करते हुए नजर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उल्लंघन देशों के वॉच लिस्ट बनाना भी
इसका काम है। तो अमेरिकी आर्थिक हितों की किस प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस पर भी फोकस रहता है यूएसटीआर का। तो आपको बताते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के आखिर प्रमुख जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ हैं। तो प्रमुख मुद्दों की बात करें तो टैरिफ घटाकर व्यापार को सुगम बनाना एक बहुत बड़ा मकसद है। वहीं आयात कोटे को सीमित या फिर नियंत्रित करना बड़ा मकसद है, मुद्दा है। आयात कोटा किस प्रकार से नियमित हो, नियंत्रित हो, सीमित हो और कस्टम प्रक्रियाएं तेज हो और सरल हो। वहीं गुणवत्ता मानक नियमों में ढील देना भी मकसद है। गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना मकसद है और पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा किस प्रकार से मजबूत की जा सके, इस पर भी काम करना जरूरी है। तो गैर टैरिफ बाधाएं कम करना मुद्दा है और पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी किस प्रकार से नियम बनाया जाए, उस पर भी बात करनी जरूरी है। नकली उत्पादों पर सख्त रोक लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स टैक्स नीति स्पष्ट करना जरूरी है। डिजिटल व्यापार के क्या कुछ नियम होने चाहिए, ये भी तय करना है। डेटा स्थानीयकरण पर सहमति बनाना है। खाद्य सुरक्षा मानक लागू करना, कृषि सब्सिडी पर वार्ता करना, ई कॉमर्स टैक्स नीति को स्पष्ट करना, भारत यूएस व्यापार वार्ता के ये प्रमुख तमाम मुद्दे हैं। किस प्रकार खाद्य सुरक्षा मानक लागू हो, इस पर भी बात होगी। साथ साथ कृषि सब्सिडी पर वार्ता करना मुख्य मुद्दा है। विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना जरूरी है। विदेशी जो निवेश है उसका किस प्रकार से नियम हो, उसके लिए भी काम करना है। विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना और साथ साथ श्रम और पर्यावरण मानक सुनिश्चित करना भी मकसद है, मुद्दा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया था कि नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि यह दावा फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी है। वहीं एनटीए ने यह भी कहा कि पेपर लीक के आरोपों वाली खबरें निराधार हैं, झूठी हैं। एनटीए ने छात्रों, अभिभावकों और आम जनता से अपील की है कि वे जानकारी के लिए केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट और एजेंसी के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। तो पेपर लीक के दावे वाला वीडियो फर्जी बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक में यह वीडियो फर्जी साबित हुआ है। पेपर लीक के आरोप वाली खबरें निराधार हैं। एनटीए ने कहा है कि केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। तो पेपर लीक वाले वीडियो को पीआईबी फैक्ट चेक में फर्जी बताया गया है। और अब बात करते हैं दिल्ली में आज से शुरू हुए मेगा वृक्षारोपण अभियान की। एक पेड़ मां के नाम से चल रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा जन भागीदारी आधारित पर्यावरण अभियान बताया जा रहा है। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहां लोग आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। इस अभियान का लक्ष्य राजधानी में लगभग 70 लाख पौधे लगाना है, जिसके तहत निजी क्षेत्रों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय समुदायों में बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण रक्षक का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे लोगों को पर्यावरण संरक्षण से सीधे जुड़ने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में कल एक निजी प्रॉन प्रोसेसिंग संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। वहीं 67 से अधिक श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 23 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें चेन्नई के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नेताओं ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
और इसके साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता में दोनों देशों ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति बनाई है। बयान के अनुसार उच्च स्तरीय समिति ने तकनीकी बातचीत जल्द शुरू करने का रास्ता तय किया है। साथ साथ दोनों देशों ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमति जताई है। ये सेल ईरान, अमेरिका और लेबनान के बीच काम करेगा ताकि सैन्य गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित हो सके और इस कदम को शांति की दिशा में अहम प्रगति माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस वार्ता में दोनों देशों ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर पूरी सहमति बनाई है। क्या कुछ है ये रोड मैप, आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका में शांति के लिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, 60 दिन में अंतिम समझौते का ये रोड मैप तैयार हुआ है। स्विट्जरलैंड वार्ता में ये सहमति बनती हुई नजर आई है। तकनीकी बातचीत जल्द शुरू होगी और लेबनान के लिए बनेगा डी कॉन्फ्लिक्शन सेल। ईरान, अमेरिका और लेबनान मिलकर करेंगे तनाव को कम करने के लिए नई पहल। तो तनाव को कम करने के लिए ये नई पहल तीनों देश मिलकर करते हुए नजर आएंगे। ईरान, अमेरिका और लेबनान मिलकर तनाव को कम करने के लिए ये पहल जो है करते हुए नजर आएंगे। तनाव को कम करने की इस नई पहल से काफी उम्मीदें जगती हुई नजर आई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कैरिबियन में नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल एक जहाज पर US साउथकॉम कमांडर जनरल के निर्देश पर हमला किया गया और इस कार्रवाई में 2 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना का आरोप है कि जिस जहाज पर हमला किया गया उसे चिन्हित आतंकवादी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था। कार्रवाई के बाद US साउथकॉम ने तुरंत US कोस्ट गार्ड को जहाज पर हमले के बाद जीवित बचे लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो साउथकॉम जहाज पर यह पूरा हमला, जहाज पर US आर्मी का ये हमला हुआ है। इसमें तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त गर्मी की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को कई एक देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिसके चलते फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। स्पेन की मौसम एजेंसी AEMET के अनुसार हीट वेव हफ्ते के बीच तक जारी रहेगी, जिसको देखते हुए कई क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस पूरी भीषण गर्मी से जहां लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसका असर परिवहन व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है, वन्य जीवों पर भी देखने को मिल रहा है। परिवहन व्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिला है। फ्रांस रेलवे ने मुख्य रूटों पर सोमवार तक 71 इंटरसिटी ट्रेनें रद्द कर दी है। तो वहीं तापमान के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के कारण कई जो जीव जंतु है उन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो तप रहा है यूरोप, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। इटली ने तो तापमान के बढ़ने से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं।
और कोलंबिया के दक्षिणपंथी उम्मीदवार डे ला एस्प्रिएला ने कड़े मुकाबले में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने ये जीत मामूली अंतर से हासिल की है। अपराध पर सख्ती और मजबूत अर्थव्यवस्था के उनके वादे पर कोलंबिया की जनता ने भरोसा जताया। 100% वोटों की गिनती के बाद डे ला एस्प्रिएला को 49.66% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सीनेटर इवान सेपेडा 48.70% वोटों के साथ लगभग 2,50,000 वोटों से पीछे रहे। डे ला एस्प्रिएला ने देश की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के लिए अपने विरोधी पेट्रो को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने विद्रोहियों और आपराधिक समूहों के साथ बातचीत खत्म करने का वादा किया है। साथ साथ तेल और गैस सेक्टर को बढ़ावा देने, टैक्स कम करने, सरकारी ढांचे को 40% तक छोटा करने की भी बात कही थी, जिस पर जनता ने भरोसा जताया और उन्हें अगला राष्ट्रपति चुना है। वहीं अब जीत के बाद एस्प्रिएला को मिल रही शुभकामनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जीत की बधाई दी। उसके साथ ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी एस्प्रिएला से बात की है, उन्हें बधाई दी है। वहीं इस जीत से एस्प्रिएला के समर्थकों में भी खुशी की लहर है। देश की राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी ने सांगली अपार्टमेंट को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। डिफेंस की ये पहली अनुपम कॉलोनी बनी है। जी हां, सांगली अपार्टमेंट में यहां के कूड़े का यहीं पर निपटारा किया जा रहा है। एनडीएमसी और स्थानीय लोगों की मदद से ये उपलब्धि हासिल हुई है। एनडीएमसी की 8वीं अनुपम कॉलोनी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने अपनी 8वीं अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। सांगली अपार्टमेंट को एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा ने इस कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया। इस कॉलोनी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा। 8वीं कॉलोनी है जो कि अनुपम कॉलोनी घोषित हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने जोश से, जितने उमंग से, जितने उत्साह से इस कॉलोनी के लोग आगे आए हैं। एयर कॉमोडोर साहब खुद खड़े हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हर एक स्टेप पे इनकी भागीदारी इतनी सटीक रही है, सचेत रही है कि अब इतने कम समय में हम यहाँ इसको बना पाए हैं। आपने सामने देखा होगा कि एरोबेंस लगे हुए हैं। इधर सेग्रीगेशन के लिए 5 डिफरेंट बिन्स हैं, मतलब जितना भी वेस्ट जनरेट होगा उसको 5 तरीके से अभी हम सेग्रीगेट करेंगे। इसके अलावा हम और 4 बिन और हमने रखा हुआ है, तो उससे डोमेस्टिक हजार्डस और दूसरी कैटेगरी के वेस्ट भी होंगे। तो हम जो रूल्स हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं। ये सारी अनुपम कॉलोनीज़ हमने जितना रूल्स ने हमें मैंडेट दिया है उससे भी बढ़िया हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सांगली अपार्टमेंट आरडब्ल्यूए के चेयरमैन एयर कॉमोडोर उमेश सी नागराले जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज आपकी कॉलोनी डिफेंस की पहली अनुपम कॉलोनी? नहीं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये पहला डिफेंस वाला कॉलोनी है जो अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। पहले से ही हम ई वेस्ट वगैरह तो सेपरेट पहले से ही हम करते थे, कंपोस्टिंग भी हम अंदर पहले से ही करते थे, लेकिन ये जो मॉड्यूलर एरो बिन्स आने के वजह से और सॉलिड वेस्ट का और डिस्पोजल मेथड आने के वजह से ये करना अभी हमारे लिए और आसान हो गया है। और क्योंकि एक डिफेंस कॉलोनी है तो यहाँ पे ऑलरेडी लोग डिसिप्लिन रहते हैं, तो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान है। इससे पहले एनडीएमसी ने 7 अनुपम कॉलोनी घोषित की है और ये 8वीं अनुपम कॉलोनी है, यानी कि सांगली अपार्टमेंट को 8वीं अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि डिफेंस की पहली अनुपम कॉलोनी है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने का फैसला कर लिया है। जी हां, बड़ी खबर महाराष्ट्र से। आज इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोहर भी लगा दी है। उन्होंने बताया कि सभी सांसदों ने एक साथ शिंदे पर भरोसा जताते हुए आज दोपहर 3 बजे सभी बागी 6 सांसदों ने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है इस समय। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की राजनीति से ये बड़ी
हलचल देखने को मिल रही है। आज इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोहर भी लगा दी है। शिंदे गुट में शामिल होंगे 6 बागी सांसदों का ये गुट। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल इस समय देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 6 बागी सांसदों ने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने का फैसला कर लिया है। तो शिवसेना यूबीटी में यह और बड़ी टूट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं इसे। शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं 6 और बागी सांसद। आज इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोहर भी लगा दी है। आपको बता दें कि सभी सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताते हुए आज दोपहर 3 बजे सभी बागी सांसदों ने शिवसेना में शामिल होने का फैसला लिया है। तो 3 बजे सभी की निगाहें लगी रहेंगी महाराष्ट्र की इस राजनीति से जुड़ी इस बड़ी हलचल पर। आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बनाए बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और आज 3 बजे सभी की निगाहें महाराष्ट्र के इस राजनीति पर लगी रहेंगी। अब आगे बढ़ेंगे और खबरें देखेंगे फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप में आज खेले गए ग्रुप जी के मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया। मुकाबले में पहला गोल 15वें मिनट में ही न्यूजीलैंड की ओर से हुआ और इसके बाद मिस्र ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि इस बीच न्यूजीलैंड की ओर से भी गोल के कई मौके बने, लेकिन टीम को एक में भी सफलता नहीं मिल सकी। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम के खिलाड़ी गोल करने में सफल नहीं हो सके। बेल्जियम ने गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा, जबकि ईरान ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाते हुए विपक्षी हमलों को नाकाम किया और इस ड्रॉ के साथ दोनों टीमों ने 1-1 अंक हासिल किया। इस ड्रॉ के बाद ग्रुप जी में नॉकआउट दौर की दौड़ और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 की रोमांचक बराबरी में समाप्त हुआ। मैच में उरुग्वे ने शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन केप वर्डे ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों पक्षों ने 1-1 गोल और दागा, जिसने मुकाबले को 2-2 की बराबरी पर ला दिया और इस परिणाम के साथ दोनों टीमों ने महत्वपूर्ण 1-1 अंक हासिल किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। शुरुआती मिनटों में ही स्पेन ने आक्रामक खेल दिखाया और सऊदी अरब की रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। स्पेनिश खिलाड़ियों ने बेहतरीन पासिंग और फिनिशिंग का प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि सऊदी अरब की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई। इस बड़ी जीत के साथ स्पेन 4 अंक के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर तुलमुल्ला स्थित माता खीर भवानी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर आयोजित ज्येष्ठ अष्टमी मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे और माता रानी के दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना की। तुलमुल्ला और पूरे गांदरबल क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा, जहां स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। भक्तों ने मां खीर भवानी के चरणों में मत्था टेककर देश में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे की कामना की।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।